जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम लोगों ने कल बेसिक डिस्कशन की थी और हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे थे, डिफरेंट एलिमेंट्स का तस्करा करते हुए कि अच्छा ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, देन इट विल बिकम अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद प्रोसीड करते हुए हम लोग एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से फॉरवर्ड हम लोग कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद हमने इन्फोर्सिबिलिटी को डिस्कस किया और अल्टीमेटली हमने कहा जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सिर्फ यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जितने भी एलिमेंट्स आपने किए हैं डिस्कस, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये सारे मतलब आप यूं कहो इन सब में एंड लगा हुआ है। अगर एक भी एलिमेंट आपका मिसिंग होगा तो इनफैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑफर वैलिड नहीं है तो बात आगे चलेगी नहीं, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है बात आगे चलेगी नहीं। चलो ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड थी, कंसिडरेशन तक आ गए, कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, लॉफुल नहीं है, बात आगे चलेगी नहीं। सपोज मैं कहता हूं कि मैं इस बेटे को गुड नेम बेटे असद, असद को मैं कहता हूं जी मैं आपको गुड्स डिलीवर कर देता हूं। असद कहता है सर आपको गुड्स के बदले में ना बेहतरीन किस्म की ना चर्च की 2 पूड़ियां देता हूं, ठीक है, आप सुकून तुन पड़े रहेंगे 2 दिन। समझाना ही चाह रहा हूं, देखो सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन तो है, ठीक है, लॉफुल नहीं है। मैं समझाना चाहता, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा बात, आप आगे चल ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझ आ रही? तो एक भी एलिमेंट मिस हुआ या डैमेज हुआ या अनलॉफुल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक और चीज, इस अब जिस स्टेज पे आज बिजनेस वर्ल्ड चल रही है और अब इसको कंपेयर करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, तो बहुत पीछे रह गया। अपडेट भी कोई नहीं क्योंकि गलत नहीं है, लेकिन बात इतनी बेसिक है कि शायद आज के ज़माने में वो बातें उस तरह एक्सेप्टेबल रही नहीं मार्केट में। पास्ट में 1872 में अगर कोई बिजनेस प्रपोजल भेजना होता होगा तो क्या यूज होता होगा मॉडल, या तो टेलीफोन, और अगर रिटर्न भेजना हो तो पोस्ट, जो कि शायद एक आधा दिन तो लेता होगा डिलीवर होने में, या 2 दिन से ज्यादा ही लेता होगा शायद। ऐसे ही है, आज का बिजनेस प्रपोजल कैसे जाता है? थ्रू ईमेल। हार्डली 2 सेकंड बाद एक्सेप्टर की टेबल पे होता है या एक्सेप्टर के लैपटॉप में होता है। और अब तो वो ईमेल्स मोबाइल फोन पे भी नोटिफिकेशन, अगर थोड़ा सा बिजनेसमैन सेंसिबल है तो ईमेल उसने नोटिफिकेशन उस पर भी ऑन किए होते हैं। सो विद इन सेकेंड्स उसके पास आपका प्रपोजल पहुंच जाता है, राइट। और वो अगर आगे से उसने एग्री किया हो चीजें, जिस तरह वो वर्बली एग्री होकर देन रिटर्न फॉर्म आ रही होती है, बिजनेस वर्ल्ड कुछ ऐसे चल रही होती है, हम टर्म्स पहले एग्री कर लेते हैं, उसके बाद उसका प्रपोजल बनता है, और फिर रिटर्न करने के लिए उसके बाद प्रपोजल बनता है, और फिर प्रपोजल जाता है, तो उसमें देखने वाला कुछ नहीं होता, सब कुछ तय होता है पहले ही। मेरी बातें समझ पा रहे हो? बिजनेस वर्ल्ड ऐसे चल रही है आजकल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ हम फर्म में हैं, मैं किसी को प्रपोजल भेजता हूँ तो प्रपोजल से पहले मैं एक मीटिंग करता हूँ, मीटिंग में हमारी फीस, हमारी सर्विसेज सब तय हो जाती हैं, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी रिटर्न ले आते हैं ना, रिटर्न नोट में ले आते हैं, ताकि कल को कोई डिनाई ना कर सके कि क्या तय हुआ था। तो बिजनेस वर्ल्ड तो आजकल ऐसे चलती है, और ये बिल्कुल ये तो सर्विस इंडस्ट्री है, गुड्स इंडस्ट्री का भी सेम पैटर्न है। हमारी चीजें वर्बली तय हो गई होती हैं कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस रेट पे लूंगा और इस तारीख को चाहिए, उसके बाद पीओ बनता है, परचेज ऑर्डर जिसे बोलते हैं। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? सो बिजनेस वर्ल्ड के लिए ये जो बातें हैं शायद बहुत पुरानी हो गई हैं या आउटडेटेड हो गई हैं, लेकिन गलत नहीं है, बात बेसिक है लेकिन गलत नहीं है। क्या बातें समझ आई? तो हम जिन एलिमेंट्स को डिस्कस करने लगे हैं वो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, एनफोर्सेबिलिटी है, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये बातें डिस्कस करने लगे हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन इनमें देखेंगे तो काफी बैकवर्ड है, आउटडेटेड है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना तो है। क्या ये बात समझ आई? चलो, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, हम 2 एलिमेंट्स का तस्करा कर रहे होंगे, और वो है ऑफर और एक्सेप्टेंस। ये 2 एलिमेंट्स हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस होने हैं। इनकी वैलिडिटी, इनकी कंडीशंस, इनकी कम्युनिकेशन, इनकी रेवोकेशन, या आसान लफ्जों में कहूं, कब लॉ की नजर में ऑफर या एक्सेप्टेंस वैलिड समझी जाएगी, ये डिस्कस होना है। ये 2 एलिमेंट्स हमारे कवर हो रहे हैं इस चैप्टर नंबर 2 में। फिर जब हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने लेक्चर्स को तो हमें पता लगेगा जो बाकी एलिमेंट्स हैं आपके बेटे, आपके नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन से डिस्कस किए? कंसिडरेशन, राइट, ऑब्जेक्ट, then competence of parties,
ये इंशाल्लाह ये वाले तीनों एलिमेंट्स हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह चैप्टर 4 में इसी को एक्सटेंडेड वर्जन एक हमारा चैप्टर 4 में आएगा, कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज के नाम से। या इसको चलो ना करो, इसके साथ लिंक ना करो, आप परेशान। कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज चैप्टर नंबर 4। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स डिस्कस करते हुए चैप्टर नंबर 4 तक अपने कंक्लूड करेंगे। और चैप्टर 4 तक जितने भी एलिमेंट्स है, एक भी मिस हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या इन्फोर्सेबल नहीं होगा। हम जब कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, इसका मतलब है आप जस्टिस लेने के लिए राइट्स को एक्सरसाइज, देखो ना, ये आपकी ऑब्लिगेशन, मेरा राइट है, मैं अपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कहां जाना चाहता हूं, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा पाऊंगा। ये मतलब है इसका, कोर्ट मेरी हेल्प नहीं करेगा, असिस्ट नहीं करेगा। यह है इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब। आपको आपका राइट नहीं दिलवाएगा। जोरे बाजू पे जो मर्जी करते फिरो, उसमें क्या है जोरेबाजी। मैं अगर सपोज असद के साथ जुआ लगा लूं, असद हार गया, मैं सॉरी आज तू ही वो हर एग्जांपल में रगड़ा जाएगा, असद हार गया, ठीक है। अब मैंने इससे अमाउंट रिकवर करनी है, जीतने वाला तो, हारने वाला तो हमेशा भागेगा। अब मैं जोरे बाजू पे कर लूं, गन पॉइंट पे करूं, जैसे भी करूं, लॉ मेरी हेल्प नहीं करने वाला। मैं जाके लॉ में सर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, और उन्होंने, और मैं जीत गया हूं, आज बेटा मैं जीत गया हूं, तो वो कोर्ट कहेगा उससे छोड़, तू पहले तू अंदर आ और मुझे ये बता लगाया कहां है बैठ के, ठीक है। सो बात समझ आ रही है। लेकिन जिन जगहों पे देखो, एक और बात समझाता हूं यहीं से एक जुड़ी हुई, जिन स्टेट्स में वेजरिंग या जुआ या बैटिंग लीगल है, इंडिया आपके हमसाया मुल्क में कुछ स्टेट्स में, तमाम में नहीं, कुछ स्टेट्स में बैटिंग जो है वो अलाउड है, तो वहां तो लीगल है। हमारे यहां जूतियां पड़ती हैं, इलीगल है, लेकिन उधर तो लीगल है। हमारे यहां क्रिमिनल ऑफेंस है, उनके यहां लीगल, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है, हमारे यहां उसका दूसरा इंपैक्ट यह है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इंपैक्ट वहां पे भी यही है, इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी यहां पे कानून रोक रहा है, खबरदार जुआ नहीं लगाना, और हमसाया मुल्क में कानून कह रहा है लगा लो, रोते हुए मेरे पास ना आना, हेल्प नहीं करूंगा, असिस्ट नहीं। नहीं नहीं, दोनों में फर्क है। हमारे यहां जूतियां भी पड़ेंगी, अंदर जाओगे, क्रिमिनल ऑफेंस है ना, पनिशमेंट मिलेगी सुधारने के लिए। इंडिया की स्टेट में जहां पे बैटिंग लीगल है, कोर्ट आपको कुछ नहीं कहने वाला, खुले आम लगाओ। मेरी बात समझ आ रही है। इन्फोर्सेबिलिटी इसलिए नहीं होगी कि कोर्ट कह रहा है यार ये है तो गलत ना, हाँ तो फिर मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मतलब तू रोता हुआ आएगा, मैं नहीं हेल्प कर रहा, जा फिर अब खुद ही कर जो करना। देखो दो तरह के ऑफेंस है ना, एक क्रिमिनल एक सिविल। क्रिमिनल में उन्होंने उन्होंने हाथ उठा लिए कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, हाँ तो सिविल तो है, तो कर दे रहो जो करना है, आप पे लड़ते मरते रहो। बात समझ आ रही है। हाँ गलत, मैं मानता हूं ये बात चीज कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करती है, लेकिन है भाई, जो है वो है, मैंने आपको बता दिया। हाँ पाकिस्तान में, जो कि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि तुम्हें पता ही है कितने को है, ठीक है उसके मुताबिक हमें ये हमारा ऑफेंस जो है ये इलीगल ऑफेंस है, ठीक हो गया जी, क्रिमिनल लॉ के अंडर चला जाता है। चलो सो एक बात और छोटी सी, मैं जब एलिमेंट्स पढ़ते पढ़ते आगे आऊंगा, मैं से कंसिडरेशन डिस्कस कर रहा हूं या ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं अक्सर कहूंगा अगर ऐसा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। तो मैं ये अज्यूम करके हमेशा बोला करूंगा कि बाकी सारे एलिमेंट्स पूरे हैं, ठीक है। ये ना अज्यूम कीजिएगा खाली ऑब्जेक्ट की बेस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड या वॉइड कह रहा हूं, प्लीज ऐसा नहीं करना। मैं चूंकि एक ही एलिमेंट पढ़ा रहा हूंगा, तो मैं कह दिया करूंगा ऑब्जेक्ट देखो ये अनलॉफुल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, या लॉफुल है तो वैलिड। मेरा मानने का ये है कि जब मैं ये कहता हूं वैलिड, तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे अप्रूव्ड हैं या लॉफुल हैं। क्या बात समझ आ गई? सो मेरे पढ़ाने से आपने इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना। क्या बात क्लियर है जी? चलो अब पढ़ते हैं जी दो एलिमेंट्स, और इन्हीं दो पे डिस्कशन होनी है हमारी ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो पहले ऑफर के बारे में आते हैं। सो ऑफर की कुछ कंडीशंस हैं, एडिशनल पॉइंट है, ए वुड डाल देना, ठीक है, अगर ये यूज कर रहे हो तो। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलेवेंट। नंबर 1, ऑफर के हवाले से लॉ कई दफा ना बेचारा बहुत सीरियस ले लेता है कि ये जो पढ़ने वाले हैं ना बिल्कुल ही पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो मैं इसको बता दूं। एन ऑफर पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ, अपने आप को ऑफर नहीं की जा सकती जनाब।
ये बड़ी बेहुदा सी बात है, लेकिन चलो बर्दाश्त कर लो, आगे चलते हैं। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन एंड डेफिनाइट। भाई बड़ी क्लियर सर्टन होनी चाहिए ऑफर, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, क्लैरिटी से मुराद देखो, समटाइम्स मैं यूं अक्सर कहता हूं कि समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस भी आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। अज्यूम कीजिए, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूं, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल से मैं कुकिंग ऑयल्स में डील करता हूं और मेरे पास मल्टीपल ऑयल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसमें कौन कौन से, हबीब हो गया, शान हो गया, डालडा हो गया, मल्टीपल ब्रांड्स। अब ये असद आया मेरे पास और मुझे आके कहता है कि जनाब 50 कार्टन्स भिजवा दें। अब ये ऑफर वैलिड, ऑफर वेग है कि क्लियर है? क्यों? कौन से कार्टन? राइट, कौन से कॉटन? ये ना हो ना वो दूसरे वाले तेल जो बिकते हैं वो वाला मांग रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो नहीं। हाँ दम वाले तेल मांग रहा हूं। दूसरी बात, अगर मैं सिर्फ हबीब ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और ये आके मुझे कहता है कि 50 कार्टन्स भिजवा दें, अब वैलिड, अब क्लियर है टर्म्स, अब ऑफर बड़ी वैलिड है क्योंकि क्लियर है। बात समझ आ रही है? सो समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पार्टीज, या यूं कहूं कि उस एनवायरनमेंट में जिसमें बायर सेलर एग्जिस्ट करता है, क्लैरिटी ले आते हैं टर्म्स के अंदर। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज, इसकी एग्जांपल को यूं भी एक्सप्रेस करता हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या नॉर्म्स चलते हैं? ऑटो अगर बाय करनी हो व्हीकल, आप आओ, पैसे दो, बुकिंग कराओ और कितनी देर बाद मिलेगी? 6 महीने बाद, राइट? अब ये इंडस्ट्री का नॉर्म है, यहां पे अब तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टर्म्स इटसेल्फ नॉर्म से डिसाइड हो रही होंगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? और लेट से देर से तो होती है, तुम्हें 6 महीने का करके देनी है, उन्होंने 8 महीने बाद दिया, अनलेस तुम ऑन पे करो उसके ऊपर। बात समझ आ रही है मेरी? सो सर्कमस्टांसेस समटाइम्स आपको आपकी ऑफर को सर्टन या डेफिनाइट बना देंगे, लेकिन अनलेस अगर ना डेफिनाइट हो तो ऑफर क्या होगी? इनवैलिड ऑफर होगी। अगली बात चलूं, तीसरी चीज, एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू कंडीशनल कंडीशन। बेटा देखो, कंडीशनल ऑफर हो सकती है, ऑफर चाहे कि आप मेरी शर्त पूरी करो फिर ही मैं आपकी ऑफर को वैलिड समझूंगा, तो यस, कंडीशनल ऑफर हो सकती है। जैसा अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि कॉलेज आपको ऑफर करता है कि आइए जी सीए में एडमिशन लें, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी इंपोज्ड है। क्या? एडमिशन के टाइम पे एक कंडीशन इंपोज है, कितने परसेंट मार्क्स? 65%, 60%? 60% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटर लेवल पे, अदरवाइज आप सीए में एडमिशन डायरेक्टली नहीं ले सकते। इनडायरेक्ट वे एक मौजूद है, वही जो क्यूएटी का पेपर है। समझाना क्या है? कंडीशन है। नाउ इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू अ कंडीशनल ऑफर, आओ एडमिशन लो, लेकिन 60% लेकर आना। अब एक्सेप्टर को, जो ऑफरी है, अगर सपोज हम कहें ये मैंने ये कॉलेज ऑफर कर रहा है, अज्यूम कीजिए अभी, तो फिर आप बीइंग एन ऑफरी, जिनको ऑफर की जा रही है, उनको ये कंडीशन मीट करना क्या होगा? जरूरी, अदरवाइज एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। आप कहते हैं हाँ हाँ ये ले जी पैसे लें, बाद में पता चले आपके तो मार्क्स ही 40% और आप कहें इन्होंने मुझसे पैसे, मैंने इनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, अब ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अज्यूमिंग दैट ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो नहीं है जनाब। कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, आपकी एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है। कंडीशन प्रोवाइडेड दैट कंडीशन कम्युनिकेट की गई हो। मेरी बात समझ आई? जिस तरह वो एक एग्जांपल मैंने बड़ी दफा अक्सर जिक्र भी करता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, रियल केस स्टडी थी कोई इंडियन की ऑथर की ना, कि जी मियाँ बीवी गए हैं रूम लेने रेस्टोरेंट के ऊपर, और रेस्टोरेंट को कहते हैं कि जनाब रूम, उन्होंने दे दिया रूम, सामान लेके अपने रूम में गए, वहां पे वही जो तख्ती लगी होती है खूबसूरत सी कि कीमती अशिया की खुद हिफाजत करें वरना इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। जनाब वो अपना माल सामान रख के निकल के बाहर, सामान चोरी हो गया। अब जो मिस्टर और मिसेस एक्स थे, मिस्टर और मिसेस एक्स, वो जनाबे वाला आ गए केस फाइल करने रेस्टोरेंट के खिलाफ। उन्होंने केस फाइल किया डैमेजेस के लिए, लॉस के लिए। मिस्टर एंड मिसेस एक्स ने केस फाइल किया अगेंस्ट होटल मैनेजमेंट फॉर द लॉस, कि भाई हमारा लॉस रिकवर करके दो, बड़ो नुकसान जो हुआ है जी। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया कि क्या कंडीशन कम्युनिकेटेड थी या नहीं? बताओ, सोचो, मैंने जो इंफॉर्मेशन जितनी प्रोवाइड की है, नहीं थी, नोटिस लगा हुआ था। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पता था? नहीं।
बाद में तो जो मर्जी हो, वो रूम में जब चले गए तो इट्स मींस उनका रिसेप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गया कि भाई होटल का रूम 2 दिनों के लिए 5,000 रुपया पर डे, 10,000 रुपए का आपका बिल बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नीचे, फॉर्मेशन नीचे हो चुकी थी, अब उसके बाद कम्युनिकेट हो रही है कंडीशन। तो फिर इन दोनों के दरमियान कंडीशन नहीं थी, अनकंडीशनल ऑफर थी दैट वाज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स। क्या बात समझ आ गई? सो फिर क्या होगा, होटल मैनेजमेंट लायबल होगी? यस, और डिक्लेयर भी ऐसे ही था कि होटल मैनेजमेंट लायबल है फॉर द लॉस। रीजन की कंडीशन वाज नॉट कम्युनिकेटेड। सो ये यहां लाइन पढ़ते हैं आप, एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, हाउएवर when there are special terms and condition in an offer, these must be specifically communicated to the, दूसरी पार्टी को बताना जरूरी है, बताओगे नहीं तो इल्हाम किसी को नहीं होने वाला, वही किसी पे नहीं आती, ठीक है? सो आपको यू हैव टू कम्युनिकेट दैट। क्या बात समझ आई? अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो अल्टीमेटली वो अनकंडीशनल ऑफर थी जो कि एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा जी, 10 और 11 जरा हम इधर आते हैं, एक दफा जल्दी से प्लीज जरा 10 और 11 पढ़ते हैं। ये एक्चुअल केस है। अच्छा, इस केस को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज समझा दूं, जिससे आपने यहां पे केस देखा भी कि मैंने इस तरीके से लिखा है, मिस्टर एंड मिसेस एक्स वर्सेस होटल मैनेजमेंट। तो टाइटल ऑफ द केस, ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं, सिर्फ छोटी सी बात बताऊंगा, टाइटल ऑफ द केस लिखने का अंदाज ये होता है कि जो केस फाइल कर रहा होता है, जो पिटिशन फाइल कर रहा होता है, वर्ड अब यूज कर रहा हूं पिटिशन, जो पिटिशन फाइल कर रहा होता है उसका नाम टाइटल में पहले आता है। सो ये जो बंदे हैं मिस्टर एंड मिसेस एक्स जो एक केस फाइल कर रहे हैं, ये पिटिशन फाइल कर रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं सामने वाले पे, इसको बोलते हैं पिटिशनर। और इसी का बेटा दूसरा नाम होता है प्लेंटिफ। दोनों वर्ड्स यू कैन कॉल देम। मैंने कहा ये सिलेबस का हिस्सा नहीं, सिर्फ समझने के लिए ताकि कल को आपको केस पता चल जाए, ठीक है? सो प्लेंटिफ या पिटिशनर बोला जाता है, और दूसरी पार्टी जो है उसने क्या करना है, इस इल्जाम को डिफेंड करना है, तो डिफेंडेंट बोला जाता है उसको बेटे, दूसरी पार्टी को डिफेंडेंट बोला जाता है। मैंने कुछ ज्यादा गंदा लिख दिया, चलो ठीक है, वर्ड बोल रहा हूं ना, डिफेंडेंट। होटल मैनेजमेंट इस केस में डिफेंडेंट, सो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। तो बेटे अगर आप जरा थोड़ा सा गौर करो, ये जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं एग्जाम्पल नंबर 10, इसके अंदर मैं पहले आपको जरा ये दिखाऊं, ये देखिए केस हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, ठीक है? तो इसने ऑब्वियसली दैट पर्सन इज अ पिटिशनर और डिफेंडेंट, ठीक है जी? चलो जरा, ये ओरिजिनल केस था, उसने उसकी एक कॉपी बनाई हुई, एक्सट्रैक्ट की हुई इंफॉर्मेशन। पढ़िए जी केस ए और बी, और उसके सॉल्यूशंस अपने तैयार कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एमसी कुचल एक इंडियन ऑथर था, बड़ी अच्छी किताब उसने इसके ऊपर, बड़ी अच्छी केस स्टडीज सारी समराइज की हुई हैं। लेकिन ये है कि वो अब हमारे आईकैप के कोर्स का हिस्सा होती थी, बट अब आईकैप ने रिकमेंडेड बुक चूंकि स्टडी टेक्स्ट कर दी है, इसलिए इस किताब को अब कोई मुंह नहीं लगाता। तो ये जो एग्जाम्पल्स आप पढ़ रहे हो, ये उसी की किताब की एक्सट्रैक्शन है, ठीक है जी? ये उसकी बुक का कंटेंट है। मैं आपको बता दूं ना, ताकि आपको पता हो, MCK लिखा होता था, तो वो MCK मतलब मर्केंटाइल कुचल, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया उसका पूरा नाम क्या, MC कुचल, इस तरह पढ़ा जाता था, मुझे MC का नहीं याद आ रहा अब क्या था, इंडियन था कोई, इसलिए MCK लिखा हुआ मैंने, ठीक है जी? पढ़िए।
जी पढ़ ली। केस ए और केस बी। केस ए में कहता है, ऊपर से पढ़ लिया ना आप लोगों ने, if there was nothing on the face of the receipt to draw the attention to the condition printed on the back side and X was a graduate in English। जी फ्रंट पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, और लिखा क्या हुआ है बैक साइड पे, वन ऑफ द कंडीशन जो कि बैक पे प्रिंटेड है कि लायबिलिटी जो होगी मेरी वो कहां तक लिमिटेड है, ड्राई क्लीनर कह रहा है 50% तक। कोई चीज खराब कर दी या मैंने गायब कर दी तो 50% तक लायबल होगा। ये कंडीशन है जो कि रिटन थी ऑन अ पीस ऑफ पेपर बट ऑन द बैक साइड। अब पहला केस आपको दिया जा रहा है कि फ्रंट पे कुछ नहीं लिखा हुआ था कि प्लीज टर्न ओवर या रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एट द बैक ऑफ द रिसीट वट एवर लाइक दैट, तो कोई अटेंशन ड्रॉ नहीं की। इसका मतलब आपने कंडीशंस कम्युनिकेट ही नहीं की, राइट। तो सोल्यूशन पढ़िए जरा पहला ए का। सो कंक्लूजन पहली लाइन में, राइट क्या कंक्लूजन, एक्स वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ हिज कोड बिकॉज देयर वाज नो इंडिकेशन ऑन द फेस टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेशल टर्म प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द टिकट। ये सोल्यूशन इसलिए पढ़ा रहा हूं, समझाना चाहता हूं। देखो सोल्यूशन मैंने पहले भी कहा था 3 ही एस्पेक्ट्स होते हैं, बल्कि 2 करूंगा और उसके बाद उसको ब्रेकअप कर दूंगा। पहला, आपने कंक्लूजन लिखना होगा अपनी केस स्टडी का। सो आपको पहली लाइन में कंक्लूजन मिल रहा है, अगर आप गौर करो, एक्स वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम, ये कंक्लूजन है, जज का फैसला, ठीक। लेकिन फैसले की रीजनिंग भी तो करनी होगी कि भाई ऐसा मैंने क्यों फैसला सादर फरमा रहा हूं मैं, रीजनिंग। अब मैं जब रीजनिंग कहता हूं ना तो बच्चा यहां पे थोड़ा सा मिसिंग कर सकता है अपने नंबर को, इसलिए मैं रीजनिंग को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूं। मैं कहता हूं यार 2 चीजें, रीजनिंग 2 ही चीजें हैं ना। नंबर 1, कौन सी प्रोविजन है जिसकी गाइडेंस है ये, जिसकी गाइडेंस में, जिसकी रोशनी में फैसला हो रहा है, और दूसरी चीज प्रोविजन के साथ लिंक होगी एक लिंकेज या लिंकेज विद, मैं इसको बल्कि थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि जरा नजर आ जाए बच्चों को। सॉरी जी, मैं जरा थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि प्रोविजन और लिंकेज विद केस रेफर करोगे उस केस स्टडी को जो आपको दी, ऊपर केस स्टडी है तो केस स्टडी को रेफर करोगे। सो प्रोविजन मेंशन करोगे, लिंकेज करोगे और कंक्लूजन दोगे। इसका मतलब हुआ मैं आईकैप के मुताबिक कहूं तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। हमारी पूरी इस पेपर में, इवन के कैफ 7 में भी, इवन के CFAP में भी सेम पैटर्न है। हमें 3 बातें बतानी होती हैं केस स्टडी में कि जनाब प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इस पर्टिकुलर केस से लिंक कैसे होती है, क्यों मैं इस प्रोविजन का जिक्र कर रहा हूं, और थर्ड मेरा कंक्लूजन क्या है। इनके नंबर्स होते हैं मैथमेटिकल। हो सकता है एग्जामिनर ने प्रोविजन लिखने के 2 नंबर रखे हों, लिंक करने का 1 नंबर और कंक्लूजन का भी 1 नंबर। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट इसमें से एक स्टेप मिस करता है लिखते हुए, क्योंकि वो जज्बाती होके क्वांटिटी ज्यादा लिखता है, क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं। क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी बेटे, तूने 3 लाइनों में अपना जवाब दे दिया, तीनों बातें लिखी, पूरे नंबर मिलेंगे। तेरा पैराग्राफ लिखना उसे इंप्रेस नहीं करता, ये बात समझ लो, जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है। एक ही बात को 3 दफा लिखने से असर नहीं पड़ेगा। बच्चों के सोल्यूशन चेक करता हूं ना मैं, तो एक ही बात को आपसे भी लिखवाऊंगा शुरू में, अभी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी अनकरीब। तो बच्चों एक ही बात को 3 अंदाज से 3 दफा करता है, कान इधर से पकड़ता है, फिर घुमा के पकड़ता है, फिर आखिर में एक दफा दिल करता है फिर बता दूं, फिर बता देता है। समझ आ रही है बात। फिर क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट्स दिए होते हैं दोबारा बार बार कॉपी पेस्ट कर देता है। भाई वो तो फैक्ट्स हैं, उसको कॉपी मत कर, अपना सोल्यूशन दे। सो ये राइटिंग स्किल है जो कि फेलियर की तरफ लीड कर देती है। ये मैंने पहले लेक्चर में शायद बोला भी है, ये बातें की है ना आप लोगों से बातें कि राइटिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ये इंपॉर्टेंस है। सो अभी लिखोगे, अपनी गलतियां निकालोगे, उसे सोल्यूशन के साथ कंपेयर करोगे, तो वो जो अजियत मिलनी है पेपर में वो थोड़ी कम हो जाएगी। समझ लो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है, मैं ये भी डिक्लेरेशन दे रहा हूं, इजी पेपर है, लेकिन मसला राइटिंग में है। आप लिखते हो एक दफा जाके एग्जाम हॉल में, क्योंकि मॉक भी आपको देने की आदत नहीं होती। आप कहते हो कोई बात नहीं, मॉक वाले दिन तो पढ़ रहे होते हैं हम, ठीक है, तो आदत नहीं पड़ती। और अगर दे भी दिया तो चेक करके वापस नहीं लेते, क्योंकि बड़ा क्लोज टाइम होता है, तो आइडिया नहीं होता कि गलती है क्या मेरे में। तो साथ साथ प्रैक्टिस डालो कि जो मैं घर से कहूंगा देने के लिए, मैं कहूंगा लिख के करना, तो वो लिख के करना। और लिख के पेपर पे जब अपनी करतूत आ जाए,
उसे कंपेयर करो विद आई कैप सोल्यूशन। उससे होगा क्या, आपको आइडेंटिफाई होगा। अब आप झुठला नहीं सकोगे। आप लोग पता है करते हो, जहन में एक सोल्यूशन बनाते हो, उसे सोल्यूशन को पढ़ते हो और कहते हो हाँ हाँ मैंने यही तो लिखना था, हाँ बस यही, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही, 2-3 लाइनें ऊपर नीचे हो जानी थी लेकिन लिखना यही था। लेकिन जब आप अपनी पेपर करतूत पेपर पे डाल दोगे ना तो झुठला नहीं सकोगे, फिर तो वही होगा जो लिखना था, सामने पड़ा। और वो है अजियत वाला फेज। ये जो कंपैरिजन है ना, ये अजियत वाला है, क्योंकि यहां से तकलीफ होती है कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, एग्जामिनर क्या लिख रहा है। और वहां है जहां बच्चा भागता है कि यार दफा करो, आइंदा से लिखूंगा ही नहीं, ना लिखूंगा ना अजियत लूंगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये स्टूडेंट बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर छोड़ दो। सो होता क्या है, बच्चा वहां से भागता है और उसके बाद एग्जामिनर वही गलतियां निकाल रहा होता है जो उसकी पहले दिन खुद निकाली थी उसने। सो बेटा एरर्स है ना, रेक्टिफिकेशन तो करनी है, तो फिर तरीका क्या होगा, उन गलतियों को सुधारते जाओगे, अगली बार तुम्हारी राइटिंग में रिफ्लेक्शन आता जाएगा, एग्जामिनर का से रिफ्लेक्शन। वो जिस अंदाज से अपनी बात शुरू करता है, तुम्हारा लिखने का अंदाज आहिस्ता 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 वैसा होना शुरू हो जाएगा। ये मैं उनके लिए शायद उनको सजेशन बड़ी अजीब लगेगी जिनको राइटिंग स्किल पे कमांड है, लेकिन जिनको नहीं है, मोस्टली आप सारे बैकग्राउंड आते हो इंटर के बैकग्राउंड से, जहां पे रट्टा मार के लिखने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कभी जिंदगी में अपने 14, 15, 16 सालों में, क्योंकि जो रट्टा मारा है वही रिप्रोड्यूस कर दिया है। अब जब खुद से पहली लाइन लिखनी पड़ती है तो सोचना पड़ जाता है कि लिखूं क्या। फिर बच्चे शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे बेहुदा लाइन से स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जामिनर को इरिटेट करती है। वो कहता है मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक तुमने जवाब देना है, तो तू मुझे दोबारा क्यों बता रहा है? क्यों? वो इसलिए बता रहा है उसे लिखना नहीं आ रहा। क्या बात समझ आई? सो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको जितनी जल्दी साथ साथ रिजॉल्व करोगे, रिफ्लेक्शन तुम्हारी राइटिंग में नजर आएगी। देखो मैं मानता हूं बुरी सोबत का जल्दी असर पड़ता है। दो सूटे लगाते हो ना, 2-3, तो आप 3-4 दिन उनमें खड़े हो, चौथे दिन आप भी हल्का सा तो लगा ही लोगे। लेकिन दोस्त नमाज के लिए बुला रहा हो तो 3-4 साल तो लगेंगे पहली नमाज पढ़ने में। तो समझाना ही चाह रहा हूँ, अच्छी सोबत का असर थोड़ा लेट पड़ता है। ये हैबिट है जो आप लोग डेवलप कर लो, आपको हर थ्योरेटिकल पेपर में हेल्प करेगी। आपके इवन मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ाता, टेक्स्ट का एक्सपर्ट अपना खुद बताए, लेकिन मेरा मानना है, मैं पढ़ा तो हूं ना टेक्स्ट, गुजरा तो इसी प्रोसेस से हूं, आपको हर थ्योरेटिकल पेपर में ये स्ट्रेटजी हेल्प आउट करेगी। थ्योरेटिकल की, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्सपर्ट खुद बताएगा न्यूमेरिकल, मेरा बड़ा वीक है तो मैं अच्छा नहीं लगता उस पर कमेंट करता हुआ। सो थ्योरेटिकल में हेल्प आउट करेगी आपको, ठीक है? लिखो, ठीक है, और उसको कंपेयर करो। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं। सो ये 3 स्टेप्स हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो कंक्लूजन पहले लिख दो, रीजनिंग बाद में कर लो, और चाहो तो रीजनिंग पहले कर लो, कंक्लूजन बाद में लिख दो। मतलब अंदाज ये हो प्रोविजन लिंक कंक्लूजन, या अंदाज ये हो कंक्लूजन प्रोविजन, कंक्लूजन लिंक और प्रोविजन, तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं रोकता, कोई इशू नहीं है। एग्जामिनर के सोल्यूशन दोनों तरह मौजूद हैं, उसके कुछ सोल्यूशन कंक्लूजन से स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ सोल्यूशन उसके प्रोविजन से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी सेशन में देख लोगे, मैं गलत बात नहीं कह रहा या अपने पास से नहीं कह रहा, राइट? सो अपना पैटर्न जो चूज करना। अब मैं इसको इसलिए नहीं रीजनिंग बोलता, उसकी वजह ये प्रोफेशनलिज्म की पीक है कि जब आप लिखते लिखते इतने मेच्योर हो जाते हो कि आप प्रोविजन और रीजनिंग को क्लब करके लिखना सीख जाते हो, कि वही प्रोविजन होती है और पढ़ने से वही लिंकेज होती है। प्रोविजन कई दफा बहुत लेंथी होती है, आप लिखोगे फिर कंक्लूजन में दोबारा लिंकेज में दोबारा वही बात लिखोगे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस लेवल को अचीव कर लेता है जहां पे वो प्रोविजन और लिंक दोनों का मिक्सचर इतना खूबसूरत बनाता है कि वो रीजनिंग का लेवल आ जाता है, कि उसके कंक्लूजन के साथ रीजनिंग। अगर आप ये देखो आगे उसने क्या लिखा है, बिकॉज देयर वाज नो इंडिकेशन ऑन द फेस ऑफ द टिकट टू ड्रॉ द अटेंशन टू द स्पेशल टर्म्स रिटन ऑन द प्रिंटेड। अब ये देखो, ये वही बात है, प्रोविजन और लिंक का खूबसूरत सा मिक्सचर। तो स्टार्ट में ये अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बच्चा क्या करता है, या तो ये काम कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, और एक चीज के मार्क्स चले जाते हैं उसके। तो इसलिए मैंने बोला 3 स्टेप सोल्यूशन है। इज दैट क्लियर? पढ़ो बी भी, अब सोल्यूशन पढ़ लो एक दफा बी का, आपके साथ लाइन है, देखो। जी क्लियर? अच्छा 11 वही है जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन ये देखो केस जो भी था, केस का टाइटल ये लिखा हुआ है, इसका मतलब लीडिंग केस था कोई, है वही केस, पढ़ लो जरा।
जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, मिस्टर एंड मिसेस एक्स वाला, जो ये एक्चुअल केस है, उसने उसमें से ड्रॉ किया हुए फैक्ट्स। देखो, इफ ऑन द फेस ऑफ इट द वर्ड सी बैक वर प्रिंटेड इन इंग्लिश, नहीं इंग्लिश में लिखा हुआ, बट ही डिड नॉट रीड इट। देखो एक और बात, अब यहां से इस बेटे की बात से एक बात समझा दूं। उसकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, पीछे देख ले, शर्तें लिखी हुई हैं, तुमने नहीं देखा, तुम्हारी नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज अंडर द लॉ। तुम्हारी बेवकूफी की सजा कोई और नहीं भुगतेगा, तुम खुद भुगतोगे। जैसा फॉर एग्जांपल, यहां से तुम निकलते हो, सिग्नल पे रेड है सिग्नल, आगे एक अंकल खड़े बड़े प्यारे से, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आगे एक अंकल तुम्हें हाथ देंगे, प्यार से अपने पास बुलाएंगे, जैश का इसका नंबर लेंगे तुमसे तुम्हें 5,000 2,000 एक 500,000 जो भी तुम्हारा फीड करवाना है वो करवा के गवर्नमेंट ट्रेजरी में कहेंगे बेटा आइंदा से ऐसे नहीं करते। ऐसे तुम उन्हें कहोगे सर मुझे पता नहीं था कि रेड पे रुकना है। हाँ ये देखा जवाब आया ना पीछे से, बेटा तुम अगली बार नहीं भूलोगे रेड पे रुकना है। मैं समझा के रहा हूं, वो कहता है नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, बहाना नहीं चलना, बहाना नहीं चलना। बात समझ आ रही है? अपने बहाने का नुकसान किसी और को नहीं होगा, तो पार्टी तुम्हें नहीं पता लगा, डज नॉट मैटर। इवन कि यहां तक एक एग्जाम्पल थी, वो मैंने यहां कोट नहीं की या कॉपी नहीं की, उसमें यह था कि आप चाइनीज रेस्टोरेंट में गए हो एक लॉबी में और आपने अपना सामान रखवाया उनके पास, उन्होंने चीनी मीन्यू में लिखा हुआ था, यूं 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 जो भी लिखते हैं वो जो बोलते हैं वो वहां लिखा हुआ था कार्ड के फेस पे, और पीछे टर्म्स एंड कंडीशन भी सारी चाइनीज लैंग्वेज में थी। उस पर्सन ने बाहर निकल गया, बाद में आया चोरी हो चुकी थी, उसने क्लेम किया, उन्होंने कहा हमने लिखा हुआ था कि 1 मिलियन से ऊपर हम पे नहीं करेंगे अगर सामान की मालियत उससे ज्यादा हो। उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ था? उन्होंने कहा तुम्हारे कार्ड के पीछे, तुम्हारी लॉकर की के पीछे। उसने कहा मुझे काका पता लगता, मुझे उर्दू नहीं सही आई, इंग्लिश नहीं कभी आई, तू समझता मुझे चीनी आ जाएगी, चाइनीज लैंग्वेज में जाए, नहीं आती मुझे। तो वंस अगेन फ्रंट पे वही लिखा था, रीड एट द बैक इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो उसने कहा अगर तुझे नहीं पता था ना, ये लैंग्वेज नहीं समझ, तो पूछ लेना था सामने जो चीनी मीनी खड़ा था कि क्या मतलब है, वो तो ट्रांसलेट करके बता देता। तेरी बेवकूफी है, इसका खमियाजा होटल मैनेजमेंट नहीं भुगतेगी। सो नेग्लिजेंस इस हद तक चली जाती है, इस हद तक टेस्ट होती है। क्या बात समझ आई? चलो जी जी। स्टार्ट में कहा था कि मोस्टली आंसर लिखते हुए मिस्टेक होती है कि आधी बात जो है वो पहले करता है, उसको कंक्लूड करता है, फिर एक और आधी बात। बिल्कुल ऐसा होता है सर अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल 2 से 3 प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। हाँ कहा कि अगर लेट्स से हमारा ये अप्रोच है कि पहले प्रोविजन फिर लिंक करें, तो आप पहले एक प्रोविजन को लिख के उसको लिंक करके कंक्लूड करें, फिर दूसरी को लिखें उसको लिंक करें कंक्लूड करें, या पहले सारी प्रोविजन लिख के सबको इकट्ठे लिंक करें और फिर कंक्लूड। ओके इस स्टेज के ऊपर ना एक ही एलिमेंट है जिसका मैं आंसर करूंगा, एंड दैट इज प्लानिंग। देखो अगर तो तुम्हें लगता है तुम ऐसे इंसान हो बीइंग स्टूडेंट कि जो प्लान करना नहीं जानता, या इसने प्लानिंग की प्रैक्टिस नहीं की हुई, जैसा मैं अक्सर कहता हूं ना, बेशक बहुत हद तक लिमिटेड टेस्टिंग हो रही है लेकिन हो रही है, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं बी लॉ में भी जो दैट रिक्वायर प्लानिंग फॉर ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट, कि भाई ये बच्चा पहले लिखे बुलेट्स छोटे छोटे कि ये किस किस चीज पे बात करेगा। ये सही कह रहा है, एक सवाल में 2 या 3 से 2 से ज्यादा प्रोविजन टेस्टिंग हो रही है। उसका तरीका ये है कि अगर तो प्लानिंग की हुई है तो फिर तो पहले तीनों बातें डिस्कस कर लो, तीनों की प्रोविजन डिस्कस कर लो खट्टी, फिर तीनों के कंक्लूजन दे दो, मतलब प्रॉपर वे में आ जाओ। या अगर तुम्हें लगता है नहीं यार वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा आखिर में, तो फिर बेहतर है कि एक प्रोविजन और उसका कंक्लूजन, फिर प्रोविजन कंक्लूजन, प्रोविजन कंक्लूजन। लेकिन फिर देखो ना, अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि मैंने अगर जो सवाल जिनको मैं जहन में रख के बात कर रहा हूं, अगर तुम उनमें ये हरकत करो ना, तो उन तीनों की प्रोविजन भी डिफरेंट है, रीजनिंग भी डिफरेंट है और कंक्लूजन भी डिफरेंट है, क्योंकि वो केस स्टडी ही तकरीबन 7-8 नंबरों की है। लेकिन बहुत सारी केस स्टडी पार्टनरशिप की आती है, उसमें 3 प्रोविजंस लग के एक कंक्लूजन आता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। इसके अंदर अगर आप नहीं तो फिर आप प्लानिंग करोगे प्रॉपर, फिर आप अपने इस पेपर की साइड पे लिख लो 3 बुलेट्स, इसमें कौन कौन सी प्रोविजन से, मैं कहता हूँ इस पे लग रही है लायबिलिटी वाली, इस पे लग रही है पार्टीज के एंड पे, यानी 2 लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ द फर्म, दोनों बातें लिख लो, सिर्फ इतनी बात लिखो, पूरा सोल्यूशन नहीं लिखना पेपर पे। ये 2 बातें लिख ली कि मैंने इन 2 बात और एक और तीसरी चौथी कोई और बात जो भी है वो लिख ली, उसके बाद कंक्लूजन, तो फिर तीनों बातें पहले डिस्कस करो, फिर आखिर में बेस्ड ऑन दैट अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करो। ठीक है, उसमें प्लानिंग चाहिए, सिंपल प्लानिंग। बच्चा नहीं प्लान कर रहा ना, यही तो मसला। आई कैप आहिस्ता आहिस्ता उस टेस्टिंग में आया। अगर आपको याद हो एक पेपर में एक क्वेश्चन था, अगर स्पेसिफिकली इस बेटे से बात कर रहा हूँ,
सोलर वाला एक सवाल आया था, याद है, कमीशनिंग वाला, नहीं पिछले ही टाइम्स में, सोलर वाले, वो सवाल ऐसा ही था कि आपने बहुत तमीज से बैठ के सिर्फ उसकी प्लानिंग करनी थी। उस सवाल, अच्छा 1 पेजर सवाल है, और फिर सवाल पूछा भी इतना मजे का कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बोला कि 2 पार्टीज हैं, मुझे दोनों के एंगल से आंसर चाहिए। अब बच्चा क्या करता था, प्लानिंग के बगैर कर रहा था, तो वो इसकी बात लिखते हुए जवाब इसका लिखता था, फिर इसकी बात करते हुए सोचता था यार जवाब तो वो लिख दिए, दोबारा लिखूं, फिर दोबारा जवाब लिखता था। मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूं, उस सवाल में इतनी खूबसूरती थी ना कि मैं कहूं यार मुझे सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए और बायर के, और भाई जो सेलर की ऑब्लिगेशन है वो बायर के राइट है और इसकी ऑब्लिगेशन इसका राइट है। अब मुझे यही बात लिखनी थी, लिखनी 2 एंगल से थी, तो बच्चा क्या करता रहा, एक ही चीज में सारा जवाब देके अगले पार्ट में शर्मिंदा होता था कि अब क्या करूं, बात तो सारी ऊपर लिखती है, तो क्या वही बात दोबारा लिखूं। तो बच्चा फंसा रहा उस सवाल में। हालांकि थोड़ी सी प्लानिंग करता तो प्रॉपर्ली अपने ही उसी आंसर को डिवाइड कर देता बिटवीन द 2 पार्टीज। क्या मेरी बात समझ आई? हम करेंगे वो सवाल, हमारे कोर्स का हिस्सा रहेगा वो सवाल। तो ऐसे केसेस में प्लानिंग, एक आधा सवाल ऐसा आ रहा है पेपर में जो प्लानिंग रिक्वायर करता। और पार्टनरशिप तो वैसे ही उसका फेवरेट एरिया है, वो तो उसे मजा आता है ऐसी हरकतें करके। चलो जी, सो ये बात क्लियर होगी। अब कंडीशन वाली बात, लास्ट पॉइंट, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। देखो बेटे, ऑफर ना, जब आप फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग एन ऑफर टू असद, तो असद के पास राइट है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, क्योंकि ऑफर ये है। सो इट्स अ पोजीशन, ऑफरर इज अ पोजीशन, ऑफरी इज अ पोजीशन, और हर पोजीशन के पास कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस है। अब एक बात समझाता हूं। एक होती है ऑफर जर्नल ऑफर, एक होती है स्पेशल ऑफर। ये भी बात समझ लो, पहले कोर्स में थी जर्नल और स्पेशल ऑफर, बट अब नहीं है, अब कोर्स से निकाल दी हुई है सिलेबस से। लेकिन थोड़ा सा समझा दो, जर्नल ऑफर क्या है, कि मैं एक ऐसी ऑफर करूं कि सबके लिए एक्सेप्टेबल है, कि यार whoever wants to buy आ जाओ खरीद लो, ये इतने से मैं कहूं ये मेरी प्रोडक्ट है, जो भी खरीदना चाहे 20 रुपए की 20 रुपए की 20 रुपए की, लाइक है सपोज। अब कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहे तो कर ले आप में से। सो दिस इज व्हाट वी कॉल जर्नल ऑफर, कि कोई भी एक्सेप्ट करना चाहेगा कर ले। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि असद आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट टू यू फॉर 20 रुपीज, अब कौन बाय कर सकता है, अब कौन एक्सेप्ट कर सकता है, सॉरी सिर्फ असद। आप लोगों को तो मैंने ऑफर ही नहीं की, तो आप लोग तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, आप ऑफर ही हो ही नहीं। अब ऑफर ही ये है, तो ये है स्पेशल ऑफर। क्या मेरी बात समझ आई? सो 2 तरह की ऑफर है, जर्नल और स्पेशल। जर्नल कोई भी एक्सेप्ट करेगा तो ऑफर। अब देखो फॉर एग्जांपल एक और मजेदार बात, जर्नल ऑफर में आई एम मेकिंग ऑफर 20 रुपए 20 रुपए, जिस तरह अक्सर आप देखते हो है ना, अच्छा हाँ पैसे दे 20 रुपए 20 रुपए, मैं समझा रहा हूं। अब सपोज इस बेटी ने खरीद लिया, और एक इस बेटे ने खरीद लिया, सपोज समझो एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा इनके साथ एस्टैब्लिश हो गया, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ। सो जितनी पब जर्नल ऑफर एक्सेप्ट होती जाएगी उतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनते चले जाएंगे। जो सिग्नल पे खड़ा बच्चा कई दफा कोई चीज बेच रहा होता है तो वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा होता है उस एक दिन के अंदर। जो बंदा उससे चीज खरीदी जा रहा है उन दोनों के आपस में सेलर बायर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता चला जा रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जबकि स्पेशल ऑफर में असद ही खाली एक्सेप्ट कर सकता और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या बात समझ आई? अब यहां से अगर जर्नल और स्पेशल ऑफर समझ आ गई है तो एक छोटी सी बात बस और फिर कंक्लूड कर देता हूं। समटाइम्स आपको दिखने में लगता है कि ये ऑफर है, बट वो ऑफर होती नहीं। जिस तरह एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, क्या वो ऑफर होती हैं? ये जैसा अक्सर आप रमजान में देखते हो, ये ऑफर चांद रात तक महदूद है, अक्सर ये टाइटल लिखे होते हैं कि भाई रमजान ऑफर है, सिर्फ इसी में ले लो। तो आपको लगता है ये ऑफर है। आप कई दफा उस स्टोर पे जाते हो कि सर ये चीज सर वो खत्म हो गई, आप कहोगे मैंने एक्सेप्ट कर ली, न्यूज़पेपर पढ़ा है और ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तूने तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। वो एडवर्टाइजमेंट थी, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी कि आइए और आके ऑफर कीजिए। सो यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ एन ऑफरर। आप दुकान पे जाके कहते हो सर इश्तिहार देखे है ये चीज, मैं लेना चाहता हूं। वो कहेगा बिल्कुल सर, लेकिन आपकी शक्ल देख के लगता नहीं बेचनी मुझे, आपकी शक्ल से हल लग रही है मुझे सपोज, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। क्या मेरी बात समझ आई है? सो इस केस में वो एक्सेप्टर वाले रोल में आ गया, वो रिजेक्ट कर सकता है। सो फिर पहले वाली चीज क्या हुई, अखबार वाली
इन्विटेशन टू एन ऑफर, कॉल बैक करता हूं तुझे 5 मिनट में। इन्विटेशन टू एन ऑफर, क्या मेरी बात समझ आ गई? सो इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। आप ऑफरर हो, पोजीशन आपकी है ऑफरर वाली। सो बस एक पॉइंट देके भी चल रहा हूं, आगे कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर। द इंटेंशन इन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज विलिंगनेस टू डू द, चाहता हूं आपके साथ ट्रांजैक्शन करूं। सच इंटेंशन आर नॉट ऑफर, बट ये ऑफर नहीं है। आप आइए ऑफर कीजिए, आप दुकान पे तशरीफ लाइए और पूछिए सर मैं ये खरीदना चाहता हूं, मिलेगी। एंड डू नॉट इक्वल टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्ट। आपके एक्सेप्ट करने से ये ऑफर प्रॉमिस नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये ऑफर है ही नहीं। ऑफर आप करो, मेरे एक्सेप्ट करने से वो प्रॉमिस बन जाएगा। जिस तरह शॉपिंग मॉल में जाते हो, जितने भी रैक्स लगे होते हैं उस पर प्राइस टैग लगे होते हैं, आप वो चीज पिक करते हो, काउंटर पे आते हो और उसको देते हो और वो आपको बिल देके पेमेंट करके निकल जाते हो। लेकिन अब जरा लीगैलिटी में देखो, वो जो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड है वो सब इन्विटेशन टू एन ऑफर है। आप जब वो चीज पिक करके रिसेप्शन पे आए और आपने कहा जनाब मैं खरीदनी है, ये आगे से कहता है सर ये बिकने के लिए नहीं है, सॉरी नॉट फॉर सेल, वो सारी किसी और की, आपकी नहीं है, छोड़ दें, ये हमने नहीं बेचनी। सो वो ठीक है, वो राइट पे है, क्योंकि आप ऑफर कर रहे हो और वो एक्सेप्टर की पोजीशन में है। लेकिन चूंकि बिजनेस वर्ल्ड में इसे कोई देखता नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है हम खरीद रहे हैं या हम एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर को। ऑफर नहीं थी वो इन्विटेशन थी, तो डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो सारी। ये आजकल जितने भी स्टोर्स हैं बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स, इम्तियाज बहुत कॉमनली, सो ये सारे स्टोर्स क्या हैं? डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप आइए और ऑफर कीजिए, ठीक है जी। इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे। अल्लाह ताला सबको सेंटर फरमाए।